कक्षा 7 गणित अध्याय 3 आंकड़ों के प्रबंधन में आज हम प्रयास कीजिए के कुछ प्रश्न उठा रहे हैं। और ये प्रयास कीजिए में स्पेशल रूप से द्विदंड आलेख के प्रश्न हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो पहला प्रश्न ये कह रहे हैं कि दिया हुआ दंड आलेख, यानी ये जो दंड आलेख दिया गया है, विभिन्न कंपनियों द्वारा बनाई गई जल प्रतिरोधी यानी वाटर रेजिस्टेंट घड़ियों की जांच के लिए किए गए एक सर्वेक्षण को दर्शाता है। ये एक सर्वे को दर्शा रहा है, ठीक है। इसमें इनमें से प्रत्येक कंपनी ने यह दावा किया कि उनकी घड़ियां जल प्रतिरोधी यानी वाटर रेजिस्टेंट है, पानी में डाल दो तो खराब नहीं होती, मतलब पानी में भी चलती हैं। एक जांच के बाद उक्त परिणाम प्राप्त हुए। अब ये जो जांच के परिणाम प्राप्त हुए वो ये ऐसे हुए हैं। अब यहाँ पे दो प्रश्न हैं, पहले हम एक प्रश्न लेंगे, इसके बाद दूसरा प्रश्न उठाएंगे कि क्या आप प्रत्येक कंपनी के लिए रिसाव अर्थात लीक वाली घड़ियों की संख्या की जांच की गई कुल घड़ियों की संख्या से भिन्न बना सकते हैं, यानी भिन्न बनाना है इसमें। अब यहां से ध्यान से देखिए, ये जो स्केल दिया हुआ है, ये जो आलेख बना हुआ, इससे पहले समझिए फिर इसके आधार पर इसको करना है। देखिए ये जो आलेख है ये कहलाता है एक्स अक्ष और ये कहलाता है वाई अक्ष, ठीक है। अब एक्स अक्ष में जो ABCD जो लिखा हुआ है ये कंपनियां हैं जिन्होंने दावा किया है कि हमारी घड़ियां बढ़िया हैं। और ये स्केल है, स्केल में दिया है 10, 20, 30, 40, यानी कि सबको 40, इन सारी कंपनियों से 40 कंपनियां 40 घड़ियां हैं, दी गई हैं इनको, इन लोगों ने दी हैं, किन्होंने, ABCD ने। अब यहां पर जो ये दिया है संख्या जिनकी जांच हुई, यानी कि इधर वाली जो है ये जांच करने के लिए दी गई है, तो ये अधिकतम स्केल जा रहा है इसका 40, यानी कि जिन ABCD ने 40 घड़ियां जमा कर दी हैं। फिर संख्या जिनमें रिसाव था, अब जो जिनमें लीकेज था वो इधर दर्शाए गए, ये क्रॉस कर दिया गया है, डंडे जो दिए गए हैं। तो यहां पर देखेंगे स्केल भी बताया है कि 1 इकाई बराबर 10 घड़ियां, यानी कि ये जो यहां से यहां एक आएगा, यानी जो 1, 2, 3, 4 बनाए हमने, तो ये इकाई अपने को तय करनी पड़ती है, यानी यहां तक आएगी तो 10 घड़ियां, फिर 10, फिर 10, फिर 10, ऐसा, ठीक है। अब देखिए ए की घड़ी आ रही है कहां तक, ए का जो लीकेज चेक हुआ है वो कहां तक गया है, 20 तक, यानी इसमें से 20 घड़ी लीक कर गई। बी में देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि ये 10 के सामने ही है ना, ये हाँ ऐसा, तो ये इसकी घड़ियां 10 लीक कर गई। सी में देखेंगे 10 से ज्यादा है और 20 से कम, यानी कि ये यहां बीच में है, तो लगभग ये 15 के आसपास है, ऐसा, ठीक है। ये 15 घड़ियां के आसपास है। और इधर देखेंगे तो ये 20 से ज्यादा और 30 से कम, बीचों बीच है ये, यानी कि यहाँ के बीचों बीच है, लगभग 25 के आसपास है, ठीक है, यानी 25 घड़ियां मान लेते हैं। तो यहां तक ये दिया गया है। अब यहां पर देखेंगे क्या आप प्रत्येक कंपनी के लिए रिसाव वाली घड़ियों की संख्या की जांच की गई कुल घड़ियों की संख्या से भिन्न बना सकते हैं। तो पहले तो देखेंगे कि क्या दिया गया था कि 40 घड़ियां कुल जांच के लिए दी गई। तो सबसे पहले लिखिए जांच के लिए दी गई घड़ियों की संख्या, जांच के लिए दी गई घड़ियों की संख्या वो कितनी है, हर कंपनी ने 40 दी है, ठीक है। अब फिर ये बनाना है कि कुल घड़ियों की संख्या जो दी है उन्होंने, उसमें से जांच की गई घड़ियों की संख्या से भिन्न। तो दी गई घड़ियों की संख्या से ये क्या करना है, जांच के मतलब ये जो है लीक की गई घड़ियों की संख्या, दी गई घड़ियों की संख्या से लीक हुई घड़ियों की संख्या से भिन्न, घड़ियों की संख्या से
भिन्न बनाने के लिए बोला गया था। इधर देखिए ना, यहाँ क्या बोला गया था, भिन्न बनाना है, ठीक है, किससे, जो संख्या लीक हुई। तो अब देखिए पहले ए की, ए कंपनी की भिन्न, ए कंपनी की भिन्न कितनी थी, देखो जी, ए कंपनी की में कितना है, 20 इधर लीक की है और कुल घड़ी 40 है। ये कुल घड़ी और लीक करने वाली ऊपर रखना है, ठीक है। अब इसका वो भी बनाना पड़ेगा मानक रूप, ठीक है। पहले पूरी निकाल लेते हैं। बी कंपनी की, बी में कितना गया है 10, तो 10/40। सी कंपनी में कितना गया है, सी में गया है 15, तो ये बन जाएगा 15/40। और डी में गया है 25, तो ये बन जाएंगे 25/40, ठीक है। कहां तक जा रहा है, कुल घड़ियों की संख्या से भिन्न, यही भिन्न है। लेकिन भिन्न क्या होता है, मानक रूप में लिखा जाता है। तो 20 दूनी 40 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। इसका आ जाएगा 10 चौके 40, इसका आ जाएगा 1/4। इसमें 5 तिहाई 15 और 5 अट्ठे 40, अर्थात 3/8। और 5 पचे 25 और 5 अट्ठे 40, इसका आ जाएगा 5/8। ये मानक भिन्न बन गई, ठीक है। किनका, जो ये पहला प्रश्न ये कह रहे थे कि क्या आप प्रत्येक कंपनी के लिए लीक यानी रिसाव वाली घड़ियों की संख्या की जांच, ये रिसाव वाली संख्या की जांच की गई कुल घड़ियों की संख्या से भिन्न बना सकते थे, तो भिन्न बन गया। अब इसी में एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, बी, इसको पहले क्लीन करके फिर बी को निकालते हैं। अब बी जो है, इसके आधार पर आप क्या बता सकते हैं कि किस कंपनी की घड़ियां बेहतर हैं। अब आपको ये बताना है, ये पैमाना बना हुआ, ए भी हल कर लिया आपने, ए पार्ट जो है। अब इसमें बताना है कि सबसे अच्छी घड़ी किसकी मानी जाएगी। तो आप ये ध्यान चले कि देखिए, ये लीक हुई संख्या यानी ज्यादा लीक कर रही है, मतलब जिसमें ज्यादा बड़ा ग्राफ जा रहा है, तो जाहिर है कि उसकी घड़ियां में पानी जब भर रहा है, पानी भर रहा है मतलब उस कंपनी की घड़ियां ठीक नहीं है। लेकिन जिस कंपनी की घड़ियों में कम पानी भरा हुआ होगा, यानी कम लीक हुई होंगी, वो कंपनी बढ़िया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर भी ग्राफ ऊपर जा रहा है। जो सबसे छोटा ग्राफ कौन सा नजर आ रहा है, ये बी वाला। इस तो हम ग्राफ देख के बता सकते हैं कि इसकी कंपनी, बी कंपनी की घड़ियां सबसे कम लीक हुई हैं, अर्थात इस कंपनी की घड़ियां ठीक ठाक हैं, यानी बेहतर हैं। तो इसी को अब हमको उसमें साबित करके दिखाना है। तो देखो जी, यहाँ पर जो ए है, बी सी डी, इसमें इसको कम, जो हमारे पास जो संख्याएं हुई थी वो आया था, जो लीक हुई कंपनी, लीक घड़ियां कितनी थी, एक तो 20 थी, दूसरे में 10 थी, तीसरे में 15 थी, सी में और डी में थी 25। अब इसमें घटते क्रम, मतलब आरोही क्रम में बना लीजिए। आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम में। तो 10 सबसे छोटा होता है, फिर 15 होता है, फिर 20 होता है, फिर आता है 25। और ये सब काहे में आते हैं, ये आते हैं, इनका जो भिन्न बना था तो वो कितनी घड़ियों में से था, 40 घड़ियों में। इसका मतलब ये 15/40, 10/40, 15/40, अर्थात 20/40, और ये 25/40, इन सब के भिन्न बना चूंकि अपन कर चुके हैं पीछे, तो इनके भिन्न, क्योंकि 40 घड़ियों में है। अब देखेंगे ये 10/40 किसमें से था, 10/40 था बी में। तो बी का मतलब है, इसका अगर मानक भिन्न भी रखेंगे तो ये तो 1/2 बना था, ये बना था 5 तिहाई 15 और 5 अट्ठे 40, 3/8 बना था। ये कितना बना था, 20 दूना 40, 1/2, और ये बना था 5 पचे 25 और 5 अट्ठे 40, ऐसा बना था ये। अब तो इसका मतलब क्या हुआ, सब 1/4 है ये, सॉरी। अब 1/4 वाला कौन है, 1/4 यानी कि 10/20, 20 वाली कौन है, बी कंपनी। तो दिया, चूंकि 1/4 जो है बी, इससे भिन्न किस में आई थी, बी में।
तो ये जो है चूंकि ये ऐसा लिख लीजिए 1/4 भिन्न बी कंपनी का है, बी कंपनी का है, तो बी कंपनी की घड़ियां सबसे बेहतर है। अतः बी कंपनी की घड़ियां क्या है, बेहतर है, बेहतर है। ये इसका दूसरे का जवाब हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर प्रयास का 1। दूसरा प्रश्न ये कह रहे हैं कि वर्ष मतलब 1995, 96, 97 और 98, ये वर्ष है 4 साल में अंग्रेजी और हिंदी की पुस्तकों की बिक्री नीचे दी गई। ये वर्ष दिए हैं, ये अंग्रेजी की किताबों की बिक्री दी हुई है, ये हिंदी की बिक्री किताबों की बिक्री दी हुई है। अब आगे कह रहे हैं कि एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि किस वर्ष में दोनों भाषाओं की पुस्तकों की बिक्री का अंतर न्यूनतम था। दूसरा ये भी कह रहे हैं बी में कि क्या आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी की पुस्तकों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है, इसका औचित्य भी समझाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले दोहरा दंड आलेख खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर x, इधर पर x और ये y अक्ष खींचेंगे, हम समझा देते हैं फिर उसको तुरंत खींचते हैं। फिर इसके बाद एक तरफ लिखेंगे वर्ष, तो और एक तरफ मतलब किसी एक पैमाने पे लेंगे वर्ष, किसी एक पैमाने पे लेंगे अंग्रेजी और हिंदी की ये पुस्तकों की संख्या, और इसका एक स्केल निश्चित करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्केल निश्चित करने का ये वर्ष तो ये है 95, 96, 97, तो वो हम ले लेते हैं किसमें, यहाँ पर एक्स अक्ष में, और हिंदी और अंग्रेजी को ले लेते हैं ये वाई अक्ष पे। और यहाँ जो स्केल दिया है सैकड़े में दिया है, तो सैकड़े में हम क्या करें कि एक स्केल ले लेते हैं कि एक जो हम इकाई लेंगे वो एक इकाई का मतलब 100 हम मान लेते हैं, जिससे क्या है कि बहुत ज्यादा लंबा, क्योंकि 600 से ऊपर जा चुका है ये 650, मतलब अगर हम एक स्केल पर 100 भी लेते हैं तो ये कम से कम 7 हमको खींचने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो जगह भी हमको बचानी है, तो इस तरह करके हम इसका दंड आलेख खींचते हैं, इसके बाद फिर इसका जवाब देते हैं। ये जो दूसरे प्रश्न का अब हमने इसका ग्राफ बना लिया है। देखिए इसमें क्या क्या बनाया है कि ये जो वर्ष दिए गए थे यहाँ पर लिख दिया है एक्स अक्ष पर, और पुस्तकों की बिक्री बना दी हमने, यानी जो बिक्री है वो वाई अक्ष पर, और ये पैमाना बना दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 पुस्तकें, और जो ये जो बिना लाइन का डंडा है वो अंग्रेजी का है, और जिसमें लाइन क्रॉस की हुई है वो हिंदी का डंडा है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन पर, ए जो कह रहे हैं उसका जवाब देना है। तो हल ये कह रहे हैं किस वर्ष में दोनों भाषाओं की पुस्तकों की बिक्री का अंतर न्यूनतम था। तो न्यूनतम कहां से समझ में आएगा, आप इसको आलेख को देखेंगे तो जिनके दंडों में डिफरेंस कम होगा, तो जहां सबसे कम डिफरेंस किस में नजर आ रहा है, अंतर सबसे कम डिफरेंस आ रहा है ये वाले में 1998 में। तो क्या लिखेंगे, किस वर्ष में दोनों भाषाओं की पुस्तकों की बिक्री का अंतर न्यूनतम था, तो 1998 में, क्योंकि इसमें सबसे कम गैप है। तो हम पहले का जवाब देते हैं ए का कि वर्ष 1998, वर्ष 1998 में, बाकी वही लिख देना है, वर्ष 1998 में दोनों भाषाओं की पुस्तकों की बिक्री का अंतर न्यूनतम था। ये तो पहला हो गया। अब इसी में बी वाला जो प्रश्न कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी की पुस्तकों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। तो देखो जी, अंग्रेजी की पुस्तकों का ग्राफ 95 में यहाँ था, फिर 96 में ऊपर उठा,
फिर 97 में भी उठा, फिर 98 में उठा, मतलब ये उठता ही चला गया है। इसका औचित्य भी समझाना है, क्योंकि देखो तो पहले तो ये देखो, ये जो कह रहे हैं कि क्या आप कह सकते हैं भाई पुस्तकों की मांग में तेजी से वृद्धि हो, जो कि ग्राफ बढ़ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ तेजी से वृद्धि हुई है। हाँ हाँ, पहली बात तो लिख सकते हैं, हाँ हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी की पुस्तकों की मांग में, अंग्रेजी की पुस्तकों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई, तेजी से वृद्धि हुई है। ठीक है, अब इसका औचित्य बताना है। देखो इसका औचित्य देखो, मांग में वृद्धि तो हिंदी वाले में भी हुई, लेकिन अंग्रेजी के बारे में बात, क्योंकि इसका ग्राफ अब आप कैसे बताएंगे कि बढ़ी, तो आपके ये बस औचित्य समझाना, औचित्य ये समझाना है कि इसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, कारण इसका औचित्य बताना है। तो औचित्य लिख दीजिए, औचित्य में इसका कारण लिख दीजिए, क्योंकि इसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इसका ग्राफ प्रतिवर्ष तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, ये तेजी से बढ़ रहा है। इस कारण से इसको हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी की पुस्तकों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई। तो ये रहे प्रश्न 1 और 2।